हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चन है यहाँ पे टू स्फेरिकल शेल्स हैव मास इज स्मॉल एम एंड 2m एज शोन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो शेल हैं, ठीक है। उन्हीं का डायग्राम एक बिगर वर्जन में मैंने यहाँ पे ले लिया है। एक का मास स्मॉल एम है और उसके बाहर वाली जो शेल है उसका मास 2m है। अब आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए पहले फोकस करते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, बिटवीन ए एंड। अच्छा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, अगर मैं किसी शेल की बात करता हूँ, तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वो जीरो होती है ना। उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होती है। जैसे यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी वी है, इस पॉइंट पे भी वी होगी। यानी कि अंदर का जो वॉल्यूम होता है उसे हम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये किसकी होगी, शेल की प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है आपको। ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, आपकी शेल की प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं इससे आगे। ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन ए एंड बी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। देखो ए से बी के बीच में, ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, ए से बी के बीच में, ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। इसके बीच में जो पॉइंट्स आएंगे वो अंदर वाली शेल के भी इनर में होंगे और आउटर वाली शेल के भी इनर में है। बात समझ रहे हो, यानी कि m मास वाली शेल और 2m मास वाली शेल दोनों शेल के अंदर ही आते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे जीरो होगी, है ना। किस कॉन्सेप्ट से, यहां पे आपको मैंने बताया है, ठीक। अब उसके बाद पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, क्योंकि जो अंदर वाला ए से बी के बीच में जो पार्ट है वो दोनों शेल के अंदर आता है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट बी का। ए और बी का जो भी आपको समझना था वो मैंने राइट में जो समझाया आपको कॉन्सेप्ट शेल का, उसी पे एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं पार्ट सी की। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसे हम देखते हैं। देयर विल बी टू पॉइंट्स, वन लाइंग बिटवीन बी एंड सी एंड अदर लाइंग बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आर सेम। तो चलिए मैं एक पॉइंट लेता हूं, बी और सी के बीच में एक पॉइंट लेता हूं, यहां पे लेता हूं। इसका बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस जो है, इसका बिल्कुल जो सेंटर से डिस्टेंस कितना लेना है, इसका आर ले लेते हैं, चलो ठीक है। और एक पॉइंट सी और इंफिनिटी यहां पे कहीं पे होगा ना, सी से इंफिनिटी ये हो गया। तो सी के बियॉन्ड यानी कि दोनों से बाहर यहां पे एक पॉइंट ले लिया, उसका सेंटर से जो सेपरेशन है वो आर डैश ले लिया मैंने। अभी क्लियर है यहां तक बात, उसका कितना ले लिया, आर डैश ले लिया मैंने। अब ये बोल रहे हैं, इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूं मैं, एक पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया। अब आप ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं पॉइंट पी की, तो पॉइंट पी पे 2m के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, क्योंकि वो 2m के अंदर आता है पॉइंट, ठीक है। बट वो पॉइंट जो मास m की शेल है, अंदर वाली शेल है, उससे वो पॉइंट बाहर है। तो पी पे इस तरफ कोई ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी, वो किसके कारण बनेगी, स्मॉल मास m के कारण बनेगी। ये बात क्लियर है। तो पॉइंट पी पे जो अंदर की तरफ जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी उसको मैं ep लिख देता हूं। बात क्लियर है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो बाहर निकाल रहे हो ना, 2m के कारण तो कुछ नहीं आएगा, पॉइंट पी पे 2m मास वाली शेल के कारण कोई फील्ड नहीं आएगी, बट स्मॉल मास m वाली शेल के कारण वहां पे फील्ड आएगी। तो वो कितनी होगी, वो होगी g इंटू अंदर वाली जो शेल है उसका मास डिवाइडेड बाय सेंटर से कितना सेपरेशन है पॉइंट पी का, आर स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट क्यू की, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं पॉइंट क्यू की, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं डायरेक्शन भी आपको बता दूं, ईपी की डायरेक्शन में डायग्राम में बता रहा हूं, इसी तरफ होगी, है ना, इस तरीके से। अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट क्यू की। पॉइंट क्यू पे जो फील्ड बनेगी दोनों शेल के कारण, मास m वाली शेल और 2m वाली शेल, इन दोनों के कारण जो फील्ड बनेगी वो ऐसे ही बनेगी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों के कारण ऐसे ही बनेगी। तो वो ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सीधा एड अप हो जाएगी। या ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं पूरे मास को, ऑब्वियसली होता क्या है, देखो शेल के केस में भी क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि अगर शेल से बाहर आप आर सेपरेशन पे यहां पे कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, शेल का जो मास होता है उसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हो। तो इसका क्यू के लिए जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि 3m का मास है ए पॉइंट पे, है ना, और उसका यहां से सेपरेशन कितना है, आर डैश पॉइंट क्यू का। तो पॉइंट क्यू पे जो फील्ड आएगी ई क्यू, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी g इंटू 3m अपॉन आर डैश स्क्वायर। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो उन्होंने बोला है कि ये क्या हो सकता है,
इक्वल हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम हो सकती है। तो अगर सेम होती है तो क्या चेक करें एक बार, देखो जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू 3m अपॉन आर डैश स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आर डैश कितना आ गया, √3r, बात क्लियर है। आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, √3r। तो इसका मतलब, और एक और बात है यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आर की वैल्यू होगी, ठीक है, मैं मान लेता हूं, चलो कुछ डायमेंशन दे देते हैं, इस स्फीयर को मैं डायमेंशन देने जा रहा हूं, मैं मानता हूं अंदर वाली शेल का रेडियस r है, आउटर वाली शेल का रेडियस कितना है, 2r है, यानी कि ये जो विड्थ है ये भी कितनी है, r है। तो मैं इजिली लिख सकता हूं जो स्मॉल r है वो किसके किसके बीच में होगा, r और 2r के बीच में होगा। तो r और 2r के बीच में अगर r की कोई भी एक वैल्यू आपने यहां पे पुट की तो r डैश की भी एक सिंगल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये बात क्लियर है, r डैश की भी एक सिंगल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब पार्ट सी आपका जो है, जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। देयर विल बी 2 पॉइंट्स, वन लाइंग बिटवीन बी एंड सी एंड अदर लाइंग बिटवीन सी एंड इंफिनिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आर सेम। और देखो डायरेक्शन भी वही आ रही है, डायग्राम में ध्यान से देखो, सर्कल कर रहा हूं, ईपी पॉइंट पी पे जो फील्ड है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, पॉइंट क्यू पे भी जो फील्ड है वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है। तो ये बात आपको क्लियर है, पार्ट सी भी हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट डी की। देयर विल बी अ पॉइंट बिटवीन बी एंड सी वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी 0। पार्ट डी को ध्यान से समझना, पार्ट डी के लिए ध्यान से समझना। पार्ट डी का मतलब एक शेल है अंदर मास m की, एक शेल है यहाँ पे 2m मास की, ये बात क्लियर है। और m और 2m के बीच में कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होगी। देखो दोनों के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी यहाँ पे उनका सीधा एडअप होगा। एक ले ले कोई सेपरेशन, ये मैं इसको ले लेता हूँ r, ठीक है, थोड़ी बहुत डायमेंशन अपनी तरफ से देते हैं समझने के लिए। इसको मैं r मान लेता हूँ, अंदर का रेडियस मैं कुछ कैपिटल R ले लेता हूँ, और ये हमारा 2r हो गया। तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी अंदर वाली शेल के कारण आएगी -gm/r, ठीक है, बात क्लियर है। प्लस बाहर वाली शेल के कारण कितनी आएगी, बाहर वाली शेल के कारण कितनी आएगी, जितनी उसकी सरफेस पे है। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, शेल के अंदर जो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम था वहां पे सब पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होती है, जितनी सरफेस पे होती है, ठीक है। और सरफेस पे कितनी होगी, मैं मान लेता हूं 2m वाला मास है, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल v है ना, तो v आ जाएगा यहाँ पे, या v मत लो, मास के अकॉर्डिंगली लेते हैं, ठीक है। 2m की सरफेस पे अपने मास के कारण कितनी आएगी पोटेंशियल, -g इंटू 2m अपॉन -2r, है ना, तो वही लिख देंगे यहाँ पे -g इंटू 2m अपॉन 2r। तो इसका आंसर है ये 0 नहीं आने वाला, क्योंकि सीधा एडअप हो रही है। तो अच्छा एक बात और बताता हूं, मास के कारण, किसी भी पर्टिकुलर मास के कारण जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हम लेते हैं वो क्या होती है, -gm/r, यही लेते हैं ना जनरली, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे अगर 3-4 मास के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो अलजेब्रिक समेशन होगा, तो वो कभी भी 0 नहीं आने वाला, ये बात क्लियर है। कभी भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 नहीं आएगी, या कभी की अगर बात ना करें, इस केस की बात करें तो इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। So there will be a point between B and C where gravitational potential will be 0। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला, बात क्लियर है, ऐसा नहीं होने वाला। सो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ए बी सी आपके एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।